5 किस्त 4 चरण जीतेंगे कोरोना का रण। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हर हिंदुस्तानी रण जीतने के लिए संभवतः कोशिश में जुटा है। सरकार किसानों से लेकर कारोबारियों तक राहत दे रही है और आज वित्त मंत्री ने 5वीं किस्त भी जारी की। हालांकि आज लॉकडाउन थर्ड का अंतिम दिन है और इसी पर आज चर्चा होगी। सरकार लॉकडाउन 4 में क्या छूट देगी और किस जगह पर पाबंदियां जारी रहेंगी, और जो 5 किस्त दी गई हैं देशवासियों को, उनसे हालात कितने बदलेंगे। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी तो देश में कोरोना वायरस के लगभग 300 मरीज थे और आज लगभग 53 दिनों बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 90,000 के पार चली गई है। जबकि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की बात करें तो वो 53,946 हैं, यानी 54,000 के आसपास। 34,108 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और 2,872 लोग जिनका इलाज के दौरान जिनका देहांत हो गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब यह लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई। इसकी मियाद 3 मई तक थी और फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया और उस बढ़ाए हुए लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है, यानी आखिरी तारीख है। कुछ घंटे के बाद वो लॉकडाउन पार्ट थर्ड भी खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्री ने 5 किस्तों में आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसमें सरकार ने किसान, व्यापारी, मजदूर समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा, जिसमें राहत दी गई। लेकिन ये राहत कितनी बड़ी राहत है और इस राहत से कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त देश में औद्योगिक व्यवस्था चरमराई हुई है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से खिसकी हुई है और कैसे इस राहत पैकेज से, इन 5 किस्तों के पैकेज से क्या आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और कोरोना के इस रण को हिंदुस्तान जीत पाने में कामयाब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं, इस वक्त आर के आर्य हैं, अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर के आर्य जी, नमस्कार। नमस्कार। आर्य साहब, 5 किस्त, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज और चौथा चरण लॉकडाउन का, जिसकी घोषणा जल्द होने वाली है, उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूं, इन 5 किस्तों में 4 चरणों में हिंदुस्तान को मिला क्या? इसमें सबसे जो बड़ी बात है, सरकार के चलिए इस बीच अपने एक मिनट रोकूंगा। राजेश कुमार राव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। जी आरके जी, बात आरके जी पूरी कीजिए बात अपनी। सरकार के इसमें केवल 60-70 हजार करोड़ है। हम्म। बाकी ज्यादातर बॉन्ड से और बैंकों से लोन लिए जाने वाले हैं। और जो बैंकों के लोन हैं और बॉन्ड से जो पैसे उठाए जाने हैं जी। वो मार्केट पे डिपेंड करेंगे। और बैंकों के जो लोन है वो डिपेंड करेगा कि बैंक कितना रिस्क ले सकते हैं। आपको याद होगा कि बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट आज से 3 साल पहले 15 लाख करोड़ थे जी। उसके बाद उनका रिजोल्यूशन चलते चलते आज की डेट में 5-6 लाख करोड़ हैं। अब क्योंकि मार्केट में कोई बायर नहीं है, इसीलिए इनको रोका गया है, इन एसेट्स की सेल नहीं की जा रही और बैंक की रिकवरी रुकी हुई है जी। और डिपॉजिटर्स के पास भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, स्टॉक मार्केट, और उसमें अभी अनसर्टेनिटी इतनी है कि पैसा अगर आप लगाएंगे तो जोखिम काफी ज्यादा हो सकता है। जब तक अमेरिका की स्टॉक मार्केट सही तरीके से इंडिकेट नहीं करेगी कि ये किस दिशा में जा रही है, इंडिया की जो मार्केट है वो उसको फॉलो करती है। अब गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात की है। अब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की रेट होता था, कूपन रेट, वो 9% के आसपास होता था और तब जो बैंकों के रेट होते थे वो भी 8-8.5% के आसपास होते थे।
परंतु जब आप मार्केट में इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि 6% या 5.5% पे बॉन्ड खरीदेंगे, मुझे सीरियस डाउट है कि वो बॉन्ड नहीं बिकेंगे। और जो बैंकों को कहा गया है 3 लाख करोड़ के लिए, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया हुआ है, इसीलिए वो अकाउंटिंग में नहीं ले रहे, उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। अदरवाइज उनकी भी प्रोविजनिंग जब करेंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी कम हो जाएगी। तो जो 3 लाख करोड़ के लोन देने की बात की है, वो केवल संगठित क्षेत्र के लोग हैं जिनके 25 लाख तक आउटस्टैंडिंग है। और वो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी फर्म हैं, बड़ी एमएसएमईज हैं। वो जरूरी बात है कि जब बैंक में जाएंगी, उनके आउटस्टैंडिंग बैंक के साथ हैं, वो 20% वर्किंग कैपिटल ले सकती है। वो संख्या 45 लाख की है, जिसमें एंसिलरी यूनिट ज्यादा आती हैं, जैसे जाने की ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो पार्ट्स है और वो बाहर से सप्लाई होते हैं। लगभग पार्ट्स जो है, आप इंजन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स बाहर से बन के आते हैं, फिट होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, उनके भी पार्ट फिट होते हैं। इसी तरह से डिफेंस के इक्विपमेंट्स बाहर से बन के आते हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री में आके फिट होते हैं। तो वो वाली जो संख्या है वो 45 लाख की है। और जो सूरत और दूसरी जगहों पे आप देख रहे हैं अनरेस्ट है, वो जो ज्वेलरीज की दुकानें हैं या टेक्सटाइल की है या जो लूज आइटम बनाते हैं, उनके पास कोई कैश नहीं है, उनके लिए शुरू करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए जो वर्कर्स हैं वो होल्ड भी नहीं हो पाए और वापस भी चले गए अब जी। और उनके जो जाने के जो मेडिकल के नुकसान है, अगर वो मेरे से पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। परंतु क्योंकि सरकार ने जो हैंड होल्डिंग करनी थी, वो असंगठित क्षेत्र के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की हैंड होल्डिंग करनी थी, क्योंकि सरकार की अपनी फिस्कल पोजीशन काफी टाइट है, इसीलिए उसने बैंकों के सहारे छोड़ दिया है। और बैंक जो है वो नादानगी नहीं करेंगे, इसीलिए ये वाले जो लोन है मूव नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में हमें काफी ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे जो वर्कर्स हैं उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं रहेगा। तो इसके चलते सिटीज के अंदर थोड़ा सा ठीक रहेगा जी। और टाउन और विलेजेस की हालत आने वाले दिनों में काफी खराब रहेगी। परंतु लॉकडाउन 4 जो है वो पंजाब, तमिलनाडु, असम वगैरह की डिमांड है। और ये बाई चांस तमिलनाडु वगैरह, इनमें 30 डिस्ट्रिक्ट जो है सभी स्टेटों में मिला के, उनमें कंसंट्रेशन जो है कोरोना वायरस की ज्यादा है, जैसे आगरा और मेरठ के अंदर। तो इसीलिए कुछ स्टेट जो कि स्लो मूविंग स्टेट्स है, असम वगैरह, वो तो वैसे ही कह रहे हैं क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है कि हमारा लॉकडाउन आप एक्सटेंड कर दे, क्योंकि लो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। जो हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, चाहे तो महाराष्ट्र है चाहे गुजरात है, तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर एक्टिविटी हर हालत में करनी पड़ेगी जी। क्योंकि रोजगार बढ़े और सरकार के पास जीएसटी आना शुरू हो। क्योंकि अभी सरकारों के पास पैसा नहीं था। अभी सरकार ने 4,32,000 करोड़ रिजर्व बैंक से उठाए हैं और उसके साथ जो वित्तीय घाटा है वो लगभग 6% के आसपास हो जाएगा 4 लाख करोड़ होते ही। और जो टैक्स की घटेगा, जो 31 मार्च तक टैक्स की कलेक्शन नहीं आएगी, उसके लिए भी सरकार को अपने बजट के लिए 22 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू चाहिए। वो जितना जितना घाटा आएगा वो सरकार को बैंकों से उठाना पड़ेगा। जब बैंकों से उठाएंगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट की अजम्पशन की गई है वो सारी बिगड़ जाएगी। इसलिए कोई ऐसा विकल्प नहीं है। और मैंने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि ये जो लोगों के पास गोल्ड है लगभग 2 लाख करोड़ का, इसको खरीद लिया जाए और प्रिंटिंग मनी प्रिंट करके
इसको दे दिया जाए लोगों को, ताकि कैश सर्कुलेशन में आ सकती है। ये मेरा थोड़ा सा बिल्कुल अंदाजा आर्य है। साहब, आपके पास आऊंगा तो बात करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है और मेक इन इंडिया की बात आज से 5 साल हुई थी, तो तब से अब तक हम कितने बदले, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सतवीर चौधरी हैं, पूर्व हेल्थ डीजी हरियाणा से, वो भी जुड़ चुके हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। धन्यवाद शमशेर सिंह जी, डॉक्टर साहब, आपके धन्यवाद। पास आऊंगा, इससे पहले मैं एक बार राजेश कुमार जी से पूछ लेता हूं। राजेश कुमार जी, लॉकडाउन 4 को लेकर चर्चा हो रही है, वो आ गया है, अभी तक जो मुझे जानकारी मिल पाई है उसको लेकर घोषणा हो चुकी है और ये भी कहा गया है कि 31 तारीख तक उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन वो किन किन सेक्टर में ज्यादा उसको गहराई से, गंभीरता से पालन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन आपसे पूछना चाहूं कि जो अब तक जो घोषणाएं की गई हैं 5 चरणों में, ये कहा गया कि आप आम आदमी को, एमएसएमई को या देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो देश का, चाहे वो आर्मी की बात करें या फिर हमारे पुलिस विभाग की बात करें, जो भी इस रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिहाज से कितना इसमें आपने बदलाव देखा? और अगर लॉकडाउन पार्ट 4 को जो हम बात कर रहे हैं वो जिन जिन चरणों में आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे बढ़ेगा, उसको लेकर ताजा अपडेट आएंगे, तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को नजर आती है, कितनी राहत आपको नजर आती है, इन दोनों चीजों पर आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे भी सर बता रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो इकोनॉमिक पोजीशन है और जो बैंक की स्थिति है और जो राहत दी गई है, उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो ये जो इस समय ये जो भी ये राहत पैकेज है, ये जो 20 लाख करोड़ का जो ये दिया गया, वो उन चीजों के लिए है जहां पर इमरजेंसीज है। इसमें इंक्लूडेड वो भी है जो कुछ पहले किया जा चुका है, कुछ नए उसमें अनाउंसमेंट है, नई चीजें दी गई हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मजदूरों का, ये श्रमिक है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि महीने 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा, लोग वहां पर रहेंगे, सस्टेन करेंगे, फिर वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो जो पैनिक है, वो पैनिक क्रिएट हुआ और पैनिक वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। वहां की गवर्नमेंट ने उनको जो है ये भरोसा नहीं दिलाया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप रुक जाइए। रुक नहीं पाए और पैनिक में सब लोग एक तरीके से निकल दिए, सारे लॉकडाउन को धता बताते हुए निकल दिए। और फिर ये सरकारों की जिम्मेदारी हो गई कि तो आप जो है इनको रोकने से रहे। तो ये जो पैकेजेस हैं, ये पैकेज तो अब जो पैकेज, अगर मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, वो अगर जो ये लोगों के लिए खाना पीना हर जगह, जहाँ पर जो कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है, लोगों को भोजन मिले, आदमी भूखा न रहे, इन सब चीजों के लिए जो इमरजेंसी है, उनके लिए इन राहतों की जरूरत रही। जहां तक मैं समझता हूँ, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो मेडिकल व्यवस्था है, अब मेडिकल के लिए भी जो स्थिति हमारी 15 मार्च को थी, जो हमारी तैयारियां थी, उस समय बिल्कुल नहीं थी। हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, कोविड हॉस्पिटल्स नहीं थे। लेकिन इस पीरियड में धीरे धीरे करके सरकार ने काफी तेजी से, धीरे धीरे मैं नहीं कहूंगा, काफी तेजी से उन चीजों को, उन गैप्स को गवर्नमेंट ने भर लिया है। अब हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं। यूपी में मैं देख रहा था, हर जिले में वेंटिलेटर्स हैं, हर जिले में जो है वो क्या कहते हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं। और हमारे पास जो है वो अपने लोगों से, स्वयं सहायता समूहों से इतने मास्क बनने लगे कि आज अभी मैं कल सुन रहा था किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को, वो कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे पास जरूरतें हैं। और जहां तक पुलिस की बात है, सुरक्षा कर्मियों की बात है, ये समय ये नहीं है कि समय सुरक्षा कर्मियों की जो जरूरतें हैं या जो उनकी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम डील करें। वो तो उन्हें तनख्वाह मिल रही है, उनकी तनख्वाह सुरक्षित है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो अपनी जगह पे ठीक है। ये जरूरत जो इस समय है, हाँ, अब बात आती है कि जो हमारा अगर ये नेक्स्ट लॉकडाउन होता है, इसमें कुछ रियायतें मिलती हैं, तो जो कर्मी हैं उनको क्या कठिनाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप देखिए, एक तरफ जब ये बिल्कुल टोटल का टोटल लॉकडाउन अगर है, ये बिल्कुल बंद कर रखा है, चारों तरफ कर्फ्यू लगा रखा है, 2 जगह 4 जगह लोग खड़े हो गए, डंडा ले खड़े हो गए, कोई निकलेगा नहीं, निकलने देंगे। ये लॉकडाउन, इसको इंश्योर करना बड़ा आसान है। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम छूट देंगे, तो जो हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस के पॉइंट हो गए, वो बढ़ेंगे। हमको सेलेक्टिव जो है रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं खोलना पड़ेगा, कुछ को जाने देना होगा, कुछ को नहीं जाने देना होगा।
तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कठिनाई नहीं होगी कि इस कठिनाई से जो प्रशासन है, शासन है, वो उसको डील न कर सके। वो उसको डील कर लेंगे। और अब ये जरूरी हो गया है, जैसा जैसा अभी हमारे जो आर्थिक सलाहकार थे वो भी कह रहे थे, अब ये धीरे धीरे जरूरी हो गया। आज की स्थिति ये हो गई, हम लोग लोगों को भी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जो कोरोना है इसके साथ हमको जीना पड़ेगा। हमको कोरोना के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये जो आदतें हमने सीखी हैं इस कोरोना के लॉकडाउन में, इन आदतों को बरकरार रखते हुए हमको अपनी जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाना पड़ेगा। और वो पटरी पर लाने के लिए जहां जहां, और मैं समझता हूँ जहां जहां ये हॉट स्पॉट खत्म हो रहे हैं, जहां जहां जो रेड जोन्स हैं वो ऑरेंज में आ रहे हैं और ऑरेंज वाले जो ग्रीन में आ रहे हैं, थोड़ा सा जो हमारा ये जो प्रवासी मजदूरों का जो ये आगमन हुआ है, इनके निकलने से, इनके आने जाने से थोड़ा बहुत जो हमारी ये जो केसेस हैं इनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन जो आशा की बात है वो ये है कि जो एक्टिव केसेस, जैसे जैसे लोग ठीक हो रहे हैं, तो जो ठीक होने वालों की भी जो संख्या है, अब भाई उत्तर प्रदेश में देख रहा था कि जो ठीक होने वालों की संख्या है, वो जो रेट है वो जो जो केसेज आ रहे हैं उनसे ज्यादा है। और जो केसेज आ रहे हैं वो कम है और जो लोग ठीक हो रहे हैं वो ज्यादा संख्या है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और मैं समझता हूँ इससे हम लोग जिस तरीके से डील कर रहे हैं, एक बार जहाँ ये डस्ट सेटल करेगी, जहाँ पर ये जब सब लोग जो हमारे जो श्रमिक हैं ये धीरे धीरे करके अपने अपने स्थानों पर पहुंचेंगे, हालांकि जब ये अपने स्थानों पर पहुंचेंगे तो वहाँ की भी अपनी समस्याएं हैं, वहाँ की भी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। जिन घरों को ये बेचारे छोड़ करके चले गए हैं 2 साल 4 साल 6 साल से, जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर जाकर के भी उनको एक बार सेट होने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वहां भी लोगों को, इन लोगों को भी कठिनाइयां होगी। लेकिन भारतवर्ष बड़ा, हमारे इन लोगों के अंदर बड़ी क्षमता है, बड़ा सेक्रीफाइस है लोगों में, बड़ा आपस में भाईचारा है, मेलजोल है, वो सब कर लेंगे। लेकिन एक बार जब ये डस्ट सेटल होगी तो मैं समझता हूँ कि जो ये हमारी रिकवरी रेट बेटर हो रही है और जो हमारा जो फ्लक्स इनफ्लक्स है वो कम होगा, तो हम धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे जहां से कि हम कोविड को बिल्कुल हराने की स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे ये लोग अपने घर पहुंच जाएंगे उसके बाद परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हम देख पाएंगे कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या, तादाद कम होगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल डॉक्टर साहब इस बात का है, सतवीर चौधरी जी, कि जांच जिस तरीके से पहले हो रही थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र नहीं आ रहा। और जो एक आंकड़ा एक सामान्य सा हो गया था कि 3 से 4 हज़ार लोग, 4 से 5 हज़ार लोगों को जो है कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि रोजाना हो रही है, तो उसके स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो हमारे पास उतना क्या डॉक्टर्स की टीम है, जांच किट की जो हम बात करते हैं वो हमारे पास प्रॉपर है क्या? ये तो हमने कह दिया कि हमारे पास पीपी किट बहुत ज़्यादा है, अब निर्यात करने की स्थिति में भी है, हमारे पास N95 मास्क भी बन रहे हैं। और आज जैसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह रही थी कि इन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का वो जो है उन्होंने ऐलान किया। आप क्या मानकर चल रहे हैं, क्या इनसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी? और जो कोरोना से लड़ाई लड़ने की आज हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा उससे पूरी तरह से लड़ने में सक्षम नजर आता है आपको? गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको अभी भी उपयुक्त नहीं मानता, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, छोटी समस्या नहीं है। अब अभी मेरे से पहले जैसे आर्या साहब पैकेज की बात कर रहे थे, तो पहले प्रधानमंत्री तक ने ये बात कही है कि जो ये पैकेज रिलीज होते हैं, मुश्किल से इसका आधा या चौथाई असली आदमी के पास जाता है। अब जो बेचारा गरीब जो सड़क से चल करके जा रहा है, उसको तो रोजी रोटी की आफत आ रही है, उसके पास तो सुबह से शाम तक खाने को नहीं है, तो उन तक ये कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, किस सिस्टम में पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल सी बात है। इसमें मेरे विचार से एनजीओ को, ऐसे लोगों को जो सेल्फलेस काम करते हैं, जो बीच में पैसा नहीं खाते, भ्रष्ट नहीं है, इस प्रकार के लोगों को इसमें बीच में लगाया जाना चाहिए, रादर देन के जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है। गवर्नमेंट का सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, उसमें लाल फीता शाही भी है, वो अपने हिसाब से चलता है। एक फाइल ऊपर से चली है, हो सकता है नीचे जाने में उसको 15 दिन लग जाए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक युग है। ये तो एक बात होगी। दूसरा, हर आदमी बात करता है इकोनॉमी की। जिसकी जेट की कंपनी है, हवाई जहाज की कंपनी है, जिसका कार का शोरूम है, बड़े बड़े शोरूम है, उनको लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक बेचारा जो छोटा गरीब है, वो अपनी रोज की, उसने 200 रुपए 300 रुपए कमाने हैं, उसको वो नहीं मिल रहे, उसको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो मीडियम स्केल हैं या माइक्रो स्केल हैं, स्मॉल मीडियम है, उनकी अपनी दिक्कत है, लेकिन सब अपना अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन हमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है किसानों की समस्या। उनकी फसल अब जैसे
ऐसे करके बिक गई है, एक प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब दूसरी समस्या है मजदूरों की। जो मजदूर है या जो रेडी फड़ी वाला है, जो छोटा आदमी है, सबसे ज्यादा सपोर्ट की उसको जरूरत है, उसको जेन्युइन सपोर्ट की जरूरत है, बिना लाल फीताशाही के, बिना लाल पेट के। जिस आदमी को रोटी ही नहीं मिल रही, दो रोज टाइम का खाना नहीं मिल रहा, तो उसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के बारे में सब कहते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए, अब वो करे क्या? उधर तो मकान मालिक कहता है कि किराया दो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। फैक्ट्री वाले ने उसको निकाल दिया है, पैसा उसके पास है नहीं, जबकि उसको ये भी पता है गांव में जाकर के भी उसको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो पहले ही बेरोजगारी है, वहां से तो वो छोड़ के आया था क्योंकि वहां बेरोजगारी है। और उसको ये भी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट शायद उसको वहां रोजगार ना भी दे सके, उसको वापस भी आना पड़े। लेकिन उसको ये नहीं पता लॉकडाउन महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, वो मजबूरी में बेचारा जा रहा है। अब मेडिकल सर्विसेज की बात है, पहली बात तो यह है, डरने की कोई बात नहीं है, कि जो आदमी डरता है उसमें इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है। किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, जब मरीज खुद ही जान छोड़ देता है कि ये तो बहुत, मैं तो मर गया, मैं तो मर जाऊंगा, तो आधा तो वैसे ही मर जाता है। एक पुरानी बात है कि जब सांप किसी को काटता है, 90% लोग सांप के जहर से नहीं मरते, सांप काट लिया इस डर से तुरंत मर जाते हैं। जहर से तो सिर्फ 5% 10% ही लोग मरते हैं। यही बात यहाँ पर है। कोरोना में तो 2% लोगों ने ही मरना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो 2% लोग या 1% लोग मरेंगे, उनको कोई अर्थी को कंधा देने वाला नहीं होगा, उनकी काफी दुर्गति होगी। जब उनकी दुर्गति देखते हैं और 15 दिन के लिए या महीने के लिए पूरे एरिया में लॉकडाउन हो जाता है, तो वो बहुत स्केलिंग सी चीज है। तो इसलिए हमें कोरोना को फैलने से रोकना पहली प्रायोरिटी है, इकोनॉमी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि इकोनॉमी बाद में, पहले जान है फिर जहान है। तो उसके लिए वही बातें बार बार दोहरा चुके हैं हम, 6 फुट 4 फुट डिस्टेंस में बात करनी है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोने हैं। गर्मी है, मैं लोगों को सबको कहता हूँ, गर्मी है, कम से कम 2 बार तो नहाओ। लोग अभी भी 2 बार नहीं नहा रहे। इतनी गर्मी में 2 बार वैसे भी नहाना चाहिए, और इस बीमारी के दिनों में जरूर नहाना चाहिए। अब आप अगर 10 मिनट के बाद हाथ नहीं धोते, कम से कम 1 घंटे बाद जरूर हाथ धो लो, क्योंकि वायरस जो है हाथ से नाक में जाएगा। तो अगर आपके हाथ पे वायरस लग भी गया है, कहीं से आपने टच कर लिया है, किसी को मिले हो, तो जब तक वो नाक मुंह में नहीं जाएगा आप सेफ हैं। तो आप बार बार हाथ धोते रहें, हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो भी आप सेफ हैं। तो यही हिदायतें हैं जी। और जो मेडिकल सुविधाएं हैं, पीपी किट हैं, अच्छा है, जो सुविधाएं सरकार ने दी अच्छा है, उनको और सुधार करने की जरूरत है, और ज्यादा उसमें चीजें लाने की जरूरत है। ठीक है, अभी पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे आपने कहा। कि आर्य जी, एक बात 15 अगस्त 2015 को देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि मेड इन इंडिया, यानी मेक इन इंडिया की बात करेंगे। मेक इन इंडिया के लिए बोला था उन्होंने कि हिंदुस्तान के अंदर हम इतना सामान तैयार करेंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम तैयार कर लेंगे कि हिंदुस्तान जो है पूरी तरह से आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन आज जैसे ही परिस्थितियां बदली, तो वो चीज़ें आपको कहाँ नज़र आती हैं? क्या उन 5 सालों में जो कामकाज हुआ वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत थी? लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, इन 5 सालों के बीच में क्या काम हुआ नहीं जो इस तरह की बातें आज कहनी पड़ रही हैं? देखिए शमशेर जी, कि मेक इन इंडिया का जो सपना था, उसके लिए काफी कुछ करने की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो करना जरूरी था। और लगभग इससे पहले वाली सरकार ने भी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, उन्होंने 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी 2010-11 के अंदर जी। परंतु आज का वो आंकड़ा जो है वो 111 लाख करोड़ का है। परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेविंग से आएगी, और सेविंग रेट जो है लगातार गिरते गिरते 29-30% से आज की डेट में 22 लाख करोड़ है। 22 लाख करोड़ का मतलब ये है कि अगर आप 200 लाख करोड़ को 22 लाख करोड़ से डिवाइड करेंगे
तो ये जो परसेंटेज है ये रफली 30% के आसपास आती है यदि हम इसको प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लेके जाए। परंतु इस सरकार के माध्यम से डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी बड़े आर्बिट्रेरी वे से, पता नहीं क्या माइंड में चल रहा था, मुझे नहीं मालूम, परंतु ये जो दोनों चीजें थी ये ऐसी ब्लंट प्रूव हुई जिसकी वजह से वर्कर्स की हालत खराब हो गई। डेफिनेटली सरकार ने काफी एयरपोर्ट्स बनाए हैं, काफी सड़कें बनाई हैं। आज की डेट में हाईवे 44 किलोमीटर के आसपास बन रहा था और इसके साथ साथ जो सी वेज थे उनको भी बढ़ाने की बात चल रही थी, वाटर वेज को भी बढ़ाने की बात चल रही थी। एनर्जी में हम सरप्लस है, परंतु जो कोल एनर्जी है उसमें सरप्लस है। अब जो आप बात करते हैं मेक इन इंडिया की, उसके लिए हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए जहां पर टैक्स हॉलिडे हो सके, वो हो सके, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से नहीं हुआ। और इससे पहले सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल को डालने की कोशिश की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 के अंदर। तब भी उस सरकार को काफी प्रोटेस्ट सामना करना पड़ा पॉलिटिकल अपोजिशन से, और वो लैंड एक्विजिशन बिल उस टाइम ठंडे बस्ते में डाल दिया था और उसके बाद भी उसको नहीं उठाया। और नवंबर के अंदर इसी सरकार ने लेबर लॉ रिफॉर्म्स को चेंज करने की बात की थी, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 4-5 बीजेपी की सरकारों ने लेबर लॉज को ताक पे रखने की कोशिश की। और सबसे पहले जो आरएसएस का मजदूर संघ है, भारत मजदूर संघ, उसने ही कॉल किया कि 22 तारीख को 12 ट्रेड यूनियन जो है स्ट्राइक करेंगे। कल निखिल डे जो है, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन लीडर हैं इन लेबर के, उन्होंने ये कहा है कि अगर लेबर लॉज के साथ आप टेम्परिंग करेंगे आपको बड़ा भारी पड़ेगा। अभी मैं आपको 2 टूक शब्दों में बता देता हूं कि सरकार को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना अब स्टील में मिलने वाली है क्योंकि स्टील की कंजम्पशन कम हो गई है। टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि लेबर लॉज वीक है। आप 90 से ऊपर पार नहीं कर सकते। छोटी छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इसी तरह से ऑटो पार्ट्स की भी है, हम ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, परंतु उतनी क्षमता नहीं है कि हम 300, 400, 500 मेक इन इंडिया के लिए। चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे एमएसएमई का साइज जो है वो 1000 है और आपके यहाँ जो एवरेज साइज है वो केवल 7 वर्कर्स का है। कुछ ऐसी चंद यूनिट हैं ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, जो एक्सपोर्ट होता है लगभग 40% एमएसएमई का, वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और उनके पास ज्यादा से ज्यादा 250 वर्कर्स हैं। मैंने पूरे ऑल इंडिया का सर्वे किया हुआ है। यदि आपको लार्ज स्केल पर कराना है तो लार्ज स्केल पर स्पेस चाहिए, स्पेस आपके पास नहीं है। एनर्जी आप इन्वेस्टमेंट अभी कोल को लिबरलाइज किया है, अब जो कोल के अंदर है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक विशेष बात अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे, इस सरकार को फोकस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, परंतु जहां पर सेंसिटिविटी आएगी, हमारे यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स है वो पॉलिटिकली इतनी लिप्त है, उनको ये नहीं पता कि म्यूनिसिपल की क्लियरेंस कैसे करवानी है, उसमें हेल्प करना है नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन। लगभग 130 क्लियरेंस चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को करने के लिए और हर जगह पे अड़ंगा है। और टैक्स लॉज इस कंट्री के इतने खराब हैं कि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर आना नहीं चाहता। अब जब टैक्स लॉस क्या है, जब बंदा जाने वाला हो रहा है उसको पीछे पकड़ लेते हैं। वोडाफोन के ऊपर 45,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का नोकिया से टैक्स लेकर उसको भगाया। उससे पहले जब हचिसन ने वोडाफोन को डील की तो वो रेट्रोस्पेक्टिव उससे टैक्स लेने की कोशिश की, वहां पर किसी तरीके से उसको सोल्व किया। आज टैक्स के
लगभग 1,45,000 करोड़ इस गवर्नमेंट ने रेज किए हुए हैं। जो गवर्नमेंट लिप सर्विसेज करती है, जो गवर्नमेंट पैच वर्क करती है, वो दूसरे इन्वेस्टर्स उसको समझते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी है। अभी लोग कहते हैं कि हम चाइना से आ जाएंगे और कंपनीज आ जाएंगी, कहाँ पे उसको रखोगे? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, पॉलिटिकली मसल इतनी काम करती है यहाँ पर कि कोई भी इन्वेस्टर सेफ नहीं फील करता है। उस तरह के 5 स्टार 7 स्टार नहीं है। एयरपोर्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है, काफी क्राउडिंग है। सिविल एविएशन 54,000 करोड़ का घाटे पे चल रहा है, उसको बेचने की है। और जेट एयरवेज पहले से ग्राउंडेड हो चुका है। तो इससे मेक इन इंडिया आप ही मेक आउट कर लीजिए कि मेक इन इंडिया ऐसी स्थिति में पॉसिबल नहीं है जब तक स्टेट के अंदर ये दम नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर पॉलिटिकल राइवलरी खत्म नहीं होगी। मेक इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर के आर्य जी। बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया कि आत्मनिर्भरता के जिस स्तर को हम लेकर जाना चाहते हैं, या मेक इन इंडिया का ख्वाब जो हिंदुस्तान देख रहा है, उसको अगर हमें साकार करना है तो उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स हमें करने पड़ेंगे। और जब तक वो नहीं होंगे तब तक हम कितना ही दावा कर लें कि जो चाइना है वहाँ से जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वो निकलना चाहती हैं, भारत की तरफ वो देख रही हैं। केवल चाइना के अलावा अकेला भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर मिलेगी, काम करने लोग मिलेंगे। और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो इन चीज़ों को लेकर के इंतज़ार में हैं। लेकिन भारत में सबसे पेचीदा जो काम है वो यही है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा पेचीदा है कि उसको पार करने में किसी भी कंपनी को कई महीने लग जाते हैं। और टैक्स जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ और भी तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं राजेश कुमार राव जी आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम देख रहे हैं कि आज के दौर में मजदूर वर्ग अपने घर जाना चाहते हैं, लोग अपनी जगहों को छोड़कर निकल चुके हैं या बहुत से लोग अपने घरों में जा चुके हैं। लेकिन अब एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो भी अपने काम को लेकर लगातार जो है संजीदा नजर आया। लेकिन जैसे जैसे लगातार काम करने की एक स्थिति होती है, आप भी जानते हैं कि 24 घंटे काम करना, 24 घंटे ड्यूटी देना, एक तरफ मजदूर जो उनको घर जाना जरूरी है। तो लॉकडाउन पार्ट 3 में देखा गया कि बहुत से दोनों तरफ टकराट की स्थिति हुई। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटना बहुत जरूरी हो जाता है और ये स्थितियां आगे भी कई महीनों तक बनी रहेंगी। नहीं, ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। अब जैसे ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, यहाँ पर एक निर्देश दिया गया कि जो भी ये प्रवासी आ रहे हैं जगह जगह से, उनको कहीं से पैदल ना आने दिया जाए। अगर पैदल आ रहे हैं तो रोक दिया जाए। तो रोकने का मतलब ये नहीं कि उनको रोक करके फिर ना आने दिया, रोकने का मतलब ये कि उनको रोक दिया जाए और वहां पर उनको गाड़ियां प्रोवाइड की जाए और फिर उनको पूरा मेडिकल चेकअप करके उनको रास्ते में जहां भी टोल नाके और जगहों पे जहां हो उन्हें भोजन प्रदान किया जाए, पानी प्रदान किया जाए। इसलिए उनको पैदल ना आने देने के लिए रोका जा रहा है। अब अगर कहीं पैदल ना आने के लिए रोका जा रहा है और वहां पर मान लीजिए कि 200, 400, 500 अगर 1000 लोग इकट्ठा हो गए तो भीड़ हो जा रही है, कहीं पे रोड जाम होने की स्थिति आ रही है, थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति आ रही है। तो लोग इन स्थितियों से जैसे जैसे आ रही है लोग इनसे डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इससे डील नहीं कर रहे हैं। और ये स्थितियां आएंगी जब इतने लार्ज स्केल पे 11.5 या 12 लाख करीब लोग मैं देख रहा था कि यूपी में आ चुके हैं। तब 11.5 लाख 12 लाख लोगों का मूवमेंट सडन एकाएक जगह जगह से लोग आएंगे और उनको उसके बाद जो स्टेट्स हैं उनका कमिटमेंट ये है कि जो भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अपने यहाँ देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में गाँव में देख रहा हूँ कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको सीधे उनके घर पे नहीं जाने दिया जा रहा है पूरे देश में कहीं। वो जब आ रहे हैं तो उनको लेकर के उनको मेडिकल चेकअप करके उनको 15 दिन 16 दिन 14 दिन के लिए उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। और आइसोलेशन में रखने के बाद जब उनकी टेस्टिंग के बाद जब ये पता लग रहा है कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तभी उनको अपने घर जाने दिया जा रहा है। और आपको मैं एक दिलचस्प बात और बताऊं शमशेर जी कि लोग इस समय जो गांव में भी लोग कहते हैं गांव में कैसे मैनेज हो रहा होगा, लेकिन गांव में जो ग्रामीण है वो इस मामले में बहुत जागरूक है। जब भी कहीं कोई बाहर से उनके परिवार का ही रिश्तेदार भी, घर के भी लोग अगर वहां पर गांव के वासी भी अगर वापस आ रहे हैं लोग, तो वो इस बात की सूचना अगर कहीं से पुलिस को नहीं है तो गांव वाले बता रहे हैं भैया हमारे यहाँ 5 लोग आए हैं, अब इन लोगों को आप इनको पहले चेक करा लो, इनका देख लो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, इनको जो आइसोलेशन में डालना है डाल दो। और वो इस बात में मदद कर रहे हैं प्रशासन की। तो प्रशासन के सामने बड़ी मल्टीफेरियस एक्टिविटीज है कि लोगों को सही तरीके से उनको
उनके घर पहुंचा दिया जाए। रास्ते में वो भूखे प्यासे न मरे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट ना हो। अभी औरैया में एक्सीडेंट हो गया, उसमें काफी लोगों की डेथ हो गई। वहां के एसएचओ और वहां के जो कंसर्न अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। तो एक तो सुरक्षित लोग पहुंच जाएं, जब लोग पहुंच जाएं तो वहां भी उनका कायदे से पूरा उनका मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जाए। फिर जब वो हर तरीके से सुरक्षित हो जाए तब उन्हें भेजा जाए, और जो पॉजिटिव निकले उनको फिर वहां से लेकर के उनको एक्टिव में शामिल करके उनका इलाज किया जाए। तो ये सारी चीजें प्रशासन कर रहा है। देखिए, पुलिस और प्रशासन के सामने हमेशा नई नई चुनौतियां आती हैं। ये जो चुनौती इस समय की है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी चुनौती तो कभी इतिहास में कभी रही नहीं, हम लोगों ने नहीं देखी। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे से पहले वालों ने नहीं देखी। और ये नई नई चुनौतियां, और इन चुनौतियों को जो प्रशासन है, जब वो एक बार अंदर से कमिटमेंट होता है शासन का, अगर शासन कमिटेड है कि हमें जो अपनी जनता है, अपने जो लोग हैं उनका हमें ख्याल करना है, तो उसके बाद फिर अगर मुखिया, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर वो इस बात के लिए वचित है और उसने ये तय कर रखा है कि नहीं हम अपने इलाके में चीजों को ठीक होने देंगे, और वो सेंसिटिव है, वो संवेदनशील है, तो उसकी जो संवेदनशीलता है वो नीचे तक परकुलेट करती है। उसको मालूम है, लोगों को मालूम है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है, इस अपॉर्चुनिटी में हमको अपना बेस्ट देना है और सब लोगों को मिल करके उस सेवा भाव से लोगों की मदद करनी है, जब तक कि ये जो समस्या है वो समाप्त नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार राव जी पूरा IPS हमारे साथ जुड़े। और उनका ये कहना था कि परिस्थितियां वाकई में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा गंभीरता से काम करना पड़ेगा। लोगों का पलायन जो है इसी तरह से लगातार आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो काम की बात हो रही है वो लोगों को मिल नहीं रहा। रोजगार को लेकर लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दूसरा, जिस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर बात हो रही थी, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की जो बात हुई, जो 5 अलग अलग चरणों में दिया भी गया, अब उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिक्कतों का सामना उसको लेकर भी करना पड़ेगा। छोटे जो कामगार हैं उनको लेकर क्या आने वाले दिनों में बैंकों की तरफ से क्या मिलेगा उनको, जो रेहड़ी पटरी वाले उनको जो 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई जिससे 50-55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मत्स्य पालन को लेकर लोगों को रोजगार देने की बात हुई, उनसे कितना फायदा लोगों को होगा, तमाम चीजें जो, और इसमें सबसे बड़ा पेचीदा जो कारण बनेगा वो ये बनेगा कि बैंकों के जरिए लोगों तक, जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि लाल फीताशाही इतना ज्यादा हावी हो गया हमारे देश में, वो लोगों तक पैसा पहुंचने नहीं देगा, और पहुंचेगा तो फिर उतनी अमाउंट में नहीं पहुंचेगा जितने अमाउंट में सरकार की तरफ से जारी करने की बात हुई है। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। मोहित गर्ग हैं जो व्यापारी वर्ग से आते हैं, और इसके साथ साथ अशोक यादव शिक्षाविद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मोहित जी, अशोक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। पहले सतवीर चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो परिस्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स की बात हम करेंगे आपसे, जो आज हम देख रहे हैं कि 4-5 हजार लोग रोजाना संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या इससे ज्यादा भी लोग संक्रमित आ सकते हैं अगर जांच का दायरा बढ़ा दिया जाए तो? क्योंकि अब जो परिस्थितियां वो ऐसी हो गई हैं, जैसे पहले जितनी जांच होती थी लगभग उतनी हो पा रही है, बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं आया है, और ज्यादा से ज्यादा लोग, जो 4 से 5 हजार लोगों की संख्या अभी तक निकल कर आई है, अगर इस जांच के दायरे को बढ़ा दिया जाए तो ये जो आंकड़ा ये ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक है, जांच का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा जांच होगी, जितनी जल्दी कोई पॉजिटिव आदमी मिल जाएगा, उतनी जल्दी संक्रमण रुकेगा। जितना लेट मिलेगा उतना लेट संक्रमण रुकेगा। तो जो पहले 4-5-6 दिन है उसमें कई बार मरीज को सिम्टम नहीं होते, वो सिम्टम ना होते हुए भी बीमारी आगे फैला रहा है। तो उस स्टेज में अगर वो डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके हमें ज्यादा फायदा होगा। डेफिनेटली बार टेस्टिंग, ज्यादा टेस्टिंग का हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे पूछूंगा मैं, जो वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, अब तक जो है वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जगहों पर रिसर्च चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब ऐसे में इस दौर में हिंदुस्तान के लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि काम भी जरूरी है, इस बीमारी से खुद को बचाना भी जरूरी है, इम्यून पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं सारी चीजें होने के बाद भी लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में डर है। तो इस खौफ को कम कैसे किया जा सकता है? हाँ, पहली तो बात टेस्टिंग बात चल रही थी। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि
हर सेक्टर ऊब गया है इस बात से। महीना 2 महीना जो जोश था पुलिस कर्मी में, स्वास्थ्य कर्मी में, जी, बिल्कुल। सफाई कर्मी में, वो ऊब गया है। अब हम कहते हैं कि आधे घंटे बाद हाथ धोना है, लोगों को सबको पता है कि बार बार हाथ धोना है, बार बार नहाना है, दूर रहना है, डिस्टेंस करनी है, लेकिन जानते हुए भी वो नहीं कर रहे क्योंकि ऊब गए हैं। तो डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, जी हाँ, जी, हाँ। बोलिए। तो आप इस बारे में जानना चाहते थे? मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जिस तरह से अब लोग जो है उनको काम भी करना जरूरी है, घर से बाहर निकलना भी जरूरी है, इसके साथ साथ उनको अपने आप को स्ट्रोंग भी बनाना जरूरी है, और आपने जैसे कहा कि जो प्रोसेस है हमारी, जो जांच की प्रोसेस है उसको भी बेहतर करना जरूरी है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? काम भी चलता रहे, लोग बीमारी से भी दूर रहे, वायरस से भी दूर रहे। जी। अगर जो हॉट जोन है, जो कंटेनमेंट एरिया है, उसमें बहुत सख्ती की जाए, उसको अच्छी तरह लागू किया जाए, तो काम बहुत आसानी से चल सकता जी। है। और जो भी ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया से ग्रीन एरिया की मूवमेंट और ग्रीन एरिया में जो एक्टिविटी है, वो अगर अलाउ कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हॉट एरिया है, कंटेनमेंट एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है और कंटेक्ट ट्रेसिंग और ज्यादा टेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व हेल्थ डीजी हमारे साथ जुड़े हरियाणा से, जिन्होंने ये समझाया कि अब जो अगर लॉकडाउन पार्ट 4 की बात हो रही है, उसके कुछ गाइडलाइंस आने वाली हैं, आ जाएंगी, देर रात तक आ सकती हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो रेड जोन है उनमें ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन मैं अभी मोहित गर्ग जी से पूछूंगा। मोहित गर्ग जी, व्यापारी वर्ग को लेकर तमाम दावे किए गए, बहुत कुछ देने की बात की गई, 5 अलग अलग तरीके से 5 अलग अलग रोजाना जैसे वित्त मंत्री का आना, और उसके बाद किसी चाहे एमएसएमई की बात करें, किसानों की बात करें, इसके साथ साथ हम जो फंड एफडीआई की बात करें, तमाम चीजें बताई गई। लेकिन मैं व्यापारी वर्ग की बात आपसे करना चाहूँ, एमएसएमई को क्या मिला इन 5 दिनों में, क्या क्या हासिल हुआ? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात, मैं अभी बहस आपके चैनल पे काफी देर से सुन रहा हूँ। अभी एक आपके मेहमान है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि चाइना में ऐसा एमएसएमई है क्या, उसमें 1000 के लगभग अगर मजदूर हैं तो उसको वो एमएसएमई में ले रहे हैं। हमारे देश में एमएसएमई का जो दायरा है वो 5 से 7 मजदूर, 10 मजदूर, 20 मजदूर के अंदर अंदर आता है। तो सरकार के लिए सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि सरकार व्यापारी किस चीज को समझती है। क्या सरकार के लिए आज के टाइम में सिर्फ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घर हैं वही व्यापारी रह गए हैं? जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी, जो चुनिंदा व्यापारी कुछ बहुत अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे शहरों में आपस में जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ग्राउंड लेवल पे जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो केवल अभी तक कागजों में ही है। यूरोप इतनी ज्यादा हावी है सर, लाल फीताशाही हमारे इंडिया में, हरियाणा में इतनी ज्यादा हावी है कि वो जो भी कोई स्कीम आती है सरकार की, वो अंत तक उसको बेनिफिट पहुंचने ही नहीं दे पा रही है। तो हम खुद में एक व्यापारी हूँ, हम कॉटन का व्यापार भी करते हैं, राइस का व्यापार भी करते हैं। हम इस लॉकडाउन से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम खुद एक मरे की कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमारी कोई सहायता नहीं की जा रही है। अच्छा, आपकी नजर में समझना चाहूं, क्या होना चाहिए छोटे कारोबारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग काम करते हैं। बड़े व्यापारी वर्ग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त किसान और आम आदमी पर देना जरूरी है, आम फैक्ट्री पर देना जरूरी है। आपके पास आऊंगा तो इसी पर बातचीत में करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। अशोक यादव जी, बहुत बड़ी चुनौती आ भी चुकी है और आएगी। अब उसमें ऑनलाइन क्लासेस को चलाने को लेकर बात हुई, ई लर्निंग प्रोसेस पर जोर दिए जाने की बात हुई, 1 क्लास और 1 चैनल चलाने की बात भी आज कही। ये तमाम चीजें आज कही गई वित्त मंत्री की तरफ से। आप क्या मानते हैं, सारी चीजें अगर शुरू कर दी जाएं, चला दी जाएं, तो क्या बच्चों को घर में पढ़ने का सही माहौल मिल पाएगा? ये भी कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को पहुंचना बहुत जरूरी है। बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे क्योंकि वहां पर इंटरनेट होता नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये प्रक्रिया कैसी हो सकती है, टीवी पर शिक्षा दे पाना? क्योंकि हम देखते हैं कि गांव में उतनी ना तो बिजली आती है जितनी आनी चाहिए, उस तरीके से ना तो गांव में माहौल होता है, ना लोगों के पास इतने ज्यादा कनेक्शन होते हैं, तमाम दिक्कतें हैं। तो ऐसे में क्या ग्रामीण इलाकों में उसी तर्ज पर बच्चे पढ़ पाएंगे जितना शहरी इलाकों में पढ़ पाते हैं? देखिए, डायरेक्ट टीचिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ऑनलाइन टीचिंग
और टीवी के माध्यम से टीचिंग ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है और इसकी फीडबैक भी साथ साथ ली जा रही है। हमारे यहाँ 14,400 स्कूल हैं, उसमें सभी मुखिया को ये कहा गया है कि वो रोजाना की रोजाना 20 बच्चों के पेरेंट्स से बात करें कि उनको जो ऑनलाइन टीचिंग मिल रही है उसका क्या फीडबैक है। इसी की तरह 350 डाइट की फैकल्टी है हमारे पास, 1500 के करीब बीआरसी, एपीसी और एबीआरसी हैं, 119 बीडब्ल्यू है और 110 के करीब हमारे पास क्लास वन अधिकारी है। सभी के सभी फीडबैक लेने पर डेली 20 पेरेंट्स से फीडबैक ले रहे हैं और जैसी फीडबैक आ रही है उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो हम बच्चों को जो पढ़ाई कराते हैं उसमें कई सारे खामियां भी सामने आती हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों ऐसी ऐसी खबरें आई कि बच्चों को इंटरनेट का मिसयूज करते पाया गया। तो जैसे आपने कहा कि डायरेक्ट सामने बैठकर बच्चों को पढ़ाना बहुत सही है, लेकिन घर में आसान नहीं है। अगर इसी तरीके से ये व्यवस्थाएं बनी रही, इसी तरह से संक्रमण बढ़ता रहा या फिर हम इससे नहीं निकल पाए बाहर, या हम या कोई भी देश नहीं निकल पाया, तो क्या लगता है आपको कि हमारा जो शिक्षा का ढांचा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है? तो इसमें हमारे शिक्षा मंत्री ने भी पहले कहा था कि हम 15 बच्चों की क्लास डिस्टेंस वाइज स्टार्ट कर सकते हैं या 10 की स्टार्ट कर सकते हैं। एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हमें 10-10 के ग्रुप बना के और उनको अल्टरनेट डेज पर बुला के ऑनलाइन टीचिंग चलती रहेगी। पर्सनल उनकी जो समस्याएं हैं वो उन डेज में हम पूरी कर सकते हैं। ये भी एक पार्ट हो सकता है जी। और उम्मीद है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। जुलाई 10 तक नॉर्मल हो ही जाना चाहिए कोरोना का जो इफेक्ट है, जिससे कि हम अपनी डायरेक्ट टीचिंग स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास आऊंगा। तो अशोक यादव जी, एक बात और पूछना मैं चाहूंगा कि जहां जहां पर जिन जिन देशों से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर बच्चों को स्कूल में जाना अलाउ कर दिया गया है, तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया से बच्चे गुजर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन हो रहा है, 3-3, 4-4 चरणों से वो गुजर रहे हैं, फिर उसके बाद क्लास में वो जा पा रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? चाहे सरकारी विभाग की बात करें, प्राइवेट विभाग की बात करें, कुछ समय के लिए तो हम पूरी तरह से तैनात नजर आते, तैयार नजर आते, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सारी चीजें उसी ढर्रे पर चल पड़ती। इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले मोहित गर्ग जी, मैंने आपसे सवाल दागा था, सवाल पूछा था कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फोकस इसी मध्यम वर्गीय सेक्टर पर है, सूक्ष्म उद्योगों पर है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करते हैं, रीढ़ हैं। ये इस वक्त कितना ज्यादा प्रभावित आपको दिख रहा है? शमशेर जी, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि सरकार का इस समय फोकस जो है वो छोटे व्यापारियों से हट चुका है। सरकार का इस समय फोकस केवल बड़े व्यापारियों पर है और छोटे व्यापारी, जो कि आपने कहा जैसा कि देश की रीढ़ है, इसको बचाने की बहुत बड़े स्तर पर जरूरत है। छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए सरकार को हमें टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। छोटी फैक्ट्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा समझा के उनको शुरू करवाना पड़ेगा। अब छोटी फैक्ट्रियों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेबर वहां से जा चुकी है, लेकिन अभी वहां पे उनको जो खर्चे फिक्स कॉस्ट हमको पड़ रही है वो सभी को वही एज इट इज पड़ रही है। अब किसानों के साथ भी सरकार यही कर रही है। हर किसी भी किसान को कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप गरीब व्यापारियों के लिए लगा लीजिए, मुद्रा लोन सरकार देती है, तो मुद्रा लोन वो बैंकों तक तो आ जाता है, लेकिन बैंकों से गरीब आदमी के पास नहीं पहुंच पाता है। वही सेम चीजें जो सरकार हम व्यापारियों के लिए कर रही है कि हम आपको इतने 1 साल के लिए कर्ज ब्याज मुक्त कर्ज देंगे या 1 साल के लिए हम आपको ये टैक्स स्लैब माफ करेंगे। ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई भी हमें स्कीम नहीं मिलती है। ठीक है, आप लोगों को बहुत सी चुनौतियां आती है और उसी को लेकर सवाल खड़ा होता है कि सरकारें चाहे कितने ही राहत पैकेज का ऐलान कर दें, लेकिन जब तक वो किसान को, कामगार को, मजदूर को, रेहड़ी पटरी वाले को, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरा मिलेगा नहीं, तब तक जो दावे किए जाते हैं उनको हम सही नहीं मान सकते। हमारे साथ इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि इस राहत पैकेज में 5 दिन जो लगातार घोषणाएं की गई। गुरनाम सिंह जी, पहले तो स्वागत आपका बहुत बहुत। और इस 5 दिन के राहत पैकेज से किसानों को आखिरकार क्या मिला, हिंदुस्तान के किसानों को?
गुरनाम सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लौटेंगे, बात करेंगे। अशोक यादव जी, क्या हम इस तरह से तैयार हैं कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें, जो अलग अलग चरणों से बच्चों को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले काफी दिनों तक रहने वाला है कोरोना संक्रमण, इसको लेकर तो कह दिया गया है और WHO की तरफ से भी इस बात को लेकर बयान जारी किया गया है। तो क्या हमारे प्राइवेट स्कूल, हमारे सरकारी स्कूल इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि जब लॉकडाउन हटेगा, बच्चे स्कूल में आएंगे तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होंगी, गेट पर हर बच्चे को सैनिटाइज कर लिया जाएगा? अभी तो तैयार नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा और बच्चे आएंगे, बच्चे अब जुलाई से पहले तो स्कूलों में आते नहीं हैं, तो जुलाई तक हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इसके लिए, सरकारी स्कूल वाले भी और प्राइवेट स्कूल वाले भी। कहने में तो बहुत आसान है सर, लेकिन जब असलियत का सामना होता, हमने देखा हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं लगातार, सिचुएशन वो आएगी, तब कोई कमियां होंगी उनको उसी टाइम पर दूर किया जाएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे को, चाहे नॉर्मल दिनों की बात हम कर लेते हैं, बसों की बात हम कर लेते हैं, हमारे पास ना तो इतना बसों का बेड़ा प्रॉपर, प्राइवेट स्कूलों में देखा है कि एक बस में 60-60, 70-70 बच्चे, उनको ठूस ठूस कर लाया जाता है। अब या तो उन स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, या फिर अगर वो इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करेंगे तो उनको कम से कम, और से अगर किसी स्कूल में 5 बस, उसको 20 खरीदनी पड़ेंगी, उसका इतना ज्यादा जुगाड़ होगा नहीं, वो कैसे खरीदेगा? स्कूल में बच्चों के बैठाने को लेकर हम बात कर ले, इतने ज्यादा कमरे सरकारी स्कूलों में क्या प्राइवेट स्कूलों में नहीं है? तो ये चुनौतियां तो हैं जिनसे बहुत जूझना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बच्चों की पढ़ाई बाधित होनी लाजमी है। नहीं, वो मैंने आपको पहले बताया था कि 100% स्टूडेंट्स को एक साथ एकदम हम नहीं बुला सकते, जब तक नॉर्मल पोजीशन नहीं हो जाती है। हम बच्चों को 10 के एक क्लास के 10 या 15 के ग्रुप में बुलाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बस पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और क्लासरूम में भी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी। चलिए, बहुत आपने बात सही कही है, लेकिन एक और समस्या ये आ जाती है कि हमारा सिलेबस जो है वो पूरे साल में पूरा नहीं होता है, तो उसमें कैसे हम पूरा कर पाएंगे? ठीक, डायरेक्ट वो तो मैंने शुरू में कह दिया था कि डायरेक्ट टीचिंग का कहीं पर भी मुकाबला बिल्कुल। चलिए, गुरनाम सिंह जी से पूछ लेते हो। गुरनाम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। गुरनाम सिंह जी, किसानों को क्या मिला इस देखिए 5 चरणों के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में? हिंदुस्तान के किसानों को क्या मिला? देखिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में वो कहावत सिद्ध हुई है जिसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, या ये कह लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा। हमारी 65% आबादी है जो खेती पे जीवन गुजारा कर रही है, और उसके हिस्से में आया है 1 लाख करोड़, और वो 1 लाख करोड़ भी कर्ज के रूप में आ रहा है, वो भी राहत नहीं है। और ये दिखावा कर रहे हैं, जो पिछली घोषणाएं हैं जो पीछे दे चुके हैं उसको भी नया करके जोड़ के दिखा रहे हैं कि अब कर दिया। जो मार्च में लोन दिया उसको भी दिखा दिया, जो फरवरी में लोन दिया उसको भी दिखा दिया, अप्रैल में लोन दिया उसको भी दिखा दिया। तो वास्तविकता ये है कि ना तो हमें कोई फसल पे बोनस दिया गया, ना हमें अगली फसल बिजाई के लिए कोई सुविधा दी गई, ना हमारे कर्ज में कोई छूट दी गई, ना हमें कोई नगद प्रोत्साहित किया गया किसी तरह से। अब लोन तो पहले ही हम लोन में पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान कर्जे में आत्महत्या कर चुका है। अगर और कर्जा बढ़ाएंगे तो और आत्महत्या तो बढ़ सकती है, लेकिन किसान को उससे फायदा होने वाला नहीं है। और यहाँ तक है कि जो ये कई बार तो बिल्कुल शर्मसार करने जैसी इनकी घोषणाएं होती हैं। अब इन्होंने कहा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खड़ा दे रहे हैं हम 6700 करोड़ रुपया, तो क्या 700 करोड़ में हो जाएगा? अब ये कह रहे हैं 2.5 करोड़ लोगों को हम KCC लोन में और जोड़ रहे हैं, उसको कर्जा दे रहे हैं। और आपको बता दो हरियाणा में पिछले 7 साल के अंदर नया KCC कोई लिमिट नहीं बनी है पिछले 7 साल में, और जिनकी पहले नहीं बनी, पिछले पहले बनी हुई थी, उनकी 1 भी रुपए की लिमिट पिछले 7 साल में नहीं बढ़ाई गई है। जबकि हरियाणा पे कर्जा पिछले 6 साल में 7 साल में 3 गुना हो गया है। चलिए, तो किसान को जो दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, खाली किसान के तो इसका उल्टा नुकसान ये होगा कि जो 20 लाख करोड़ का इन्होंने
राहत पूरे देश के पूंजीपतियों को, बड़े लोगों को तक को दी है, वो छोटे लोगों की जेब से टैक्स के रूप में निकलेगी। ठीक है। हमारे लिए तो खाली इन्होंने इतना सा किया है कि जो लोन हमें 31 मार्च तक भरना था वो लोन हम 30 मई तक भर देंगे, लेकिन भरना तो है ना, उसमें राहत नहीं है, उसका ब्याज छोड़ के भर दे, उसको साल बाद कर दे, यहाँ तक भी इन्होंने कोई राहत नहीं दी, कोई बोनस नहीं दिया। इस बार 10,000 रुपए प्रति एकड़ की हमारे पास गेहूं की निकासी कम हुई है, 10,000 रुपए प्रति एकड़ मौसम की मार से। उल्टा ये कर दिया कि क्वालिटी कट लगा दिया 15 रुपए 20 रुपए और 20 दिन पेमेंट उसकी लेट कर दे। मतलब मार पे और मार तो कर रहे हैं ये, राहत देने के नाम पे ना देश के किसानों को और ना देश के मजदूरों को जो टोटल का टोटल पैसा है वो सारा आने बहाने से पूंजीपतियों की तरफ लौटा रहे हैं देश। ठीक है गुरनाम सिंह जी का कहना है कि किसानों को राहत के नाम पर इस पैकेज में नहीं मिला कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह जी आपका। मोहित गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत आभार बातचीत के लिए। और अशोक यादव जी, शिक्षा के क्षेत्र में ताजा जो अपडेट्स हैं आपके लिहाज से क्या कुछ हो सकता है और इस राहत पैकेज में क्या मिला उसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन 4 को लेकर बात हो रही है और दूसरा जो 5 चरणों में राहत पैकेज हिंदुस्तान के लोगों को मिला उसमें एमएसएमई को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, छोटे व्यापारी जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे उनको क्या मिला, रेडी पटरी वालों को क्या मिला, इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की बात उसको क्या मिला, एफडीआई की बात हो रही थी, कोल सेक्टर की बात हो रही थी, इन तमाम चीज़ों को क्या मिला। देखिए बड़ी पैकेज के ऐलान तो कर दिए गए हैं लेकिन असल में ये पैकेज जो जारी किए जाते हैं ये धरातल पर कितने खरे उतरते हैं, कितना ज़्यादा पैसा जो जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचता है, बैंक गारंटी के तौर पर क्या लेते हैं। हालांकि कहा गया है कि बहुत से सेक्टर में कि बिना गारंटी के बैंक लोन देंगे और आम आदमी को जो काम करना चाहता है व्यापारी उसको लोन मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो समस्या वो यही आती है कि आपको कागज़ कार्रवाई इतनी पूरी करनी पड़ जाती है कि आप आखिर में यही सोच लेते हैं कि हमें लोन नहीं लेना है, अपने तरीके से किसी से उधार लेकर कर्ज लेकर अपना काम शुरू कर लें। और जब कर्ज आदमी के सिर पर बढ़ जाता है तो आप जानते हैं कि फिर उसको आखिरी रास्ता क्या नज़र आता है। ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें कही गई हैं लेकिन इन तमाम दावों को हकीकत में बदलने में देर लगेगी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो दावे किए जाते हैं, जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, वो कब बनेगा, कितने साल लगेंगे और हम जो दुनिया के तमाम अन्य मुल्क हैं उनके ऊपर कुछ चीज़ों के लिए आश्रित हैं, उनसे कब हम अपने आप को निराश्रित कर पाएंगे और ख़ुद जो है अपने तरीके से निर्भर हो पाएंगे। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना संक्रमण के दौरान इस प्रकार की जो राहत पैकेज दिए जाते हैं वो होते बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके रिजल्ट, ये नया कोरोना काल है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि इससे कुछ अच्छे संकेत देखने को मिले, हिंदुस्तान में देश आत्मनिर्भर बने और जो बाहर के निवेश को लेकर बात होती है, जो दुनिया की अन्य मुल्कों की कंपनियां वो हमारे देश में निवेश करें, लेकिन एफडीआई कितना होगा, बाकी कंपनियां बाहर के कितना निवेश करेंगी, इसमें हमें समझने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।